ऐसा पहली बार हुआ कि चाइना, जो कि पिछले वर्षों में मिलिट्री हार्डवेयर का एक बड़ा उत्पादक देश बना है, उस मिलिट्री हार्डवेयर का हमने प्रयोग देखने को मिला। इसी तरह से ये फिर से ऐसा पहली बार हुआ जब दो न्यूक्लियर पावर देशों ने, भारत पाकिस्तान ने, एक दूसरे पर ठीक ठाक मात्रा में एयर पावर का यूज़ किया, यानी कि अपनी हवाई सैन्य शक्ति का यूज़ किया। 2016 में जब पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ने पहली बार उरी के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर अटैक किया और 20 सोल्जर्स जिसमें मारे गए, उसके बाद जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसने अपने रिस्पांस का मैट्रिक्स चेंज किया। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव था वो ये था कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसने इस एक्शन को ओपनली ओन किया। यह एक बहुत बड़ा शिफ्ट था, क्योंकि 16 और 19 में हिस्ट्री थी कि हम कहाँ गए थे, लाइन ऑफ कंट्रोल के अपोजिट और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। हमने आईबी वाला इलाका किसी भी फॉर्म में नहीं टच किया था। तो उनका इस बार भी मानना था कि इंडिया का मोस्ट लाइकलीहुड जो फोकस होगा वो पीओके एंड अक्रॉस एलओसी ही होगा। और आपको पता है, जो पाकिस्तान ने भी एक्सेप्ट किया, पूरे वर्ल्ड ने देखा हुआ है कि ये प्रिसाइज अटैक्स थे। इनफैक्ट एक बिल्डिंग में तो ऐसा है जहाँ पे सिविलियंस हैं उनको कोई क्षति नहीं पहुँची है, और जहाँ पर टेररिस्ट थे उनको मारा गया है। 7 और 8 तक फिर से लौटता हूँ। जो 7 की जो रात है, उस समय पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि उसमें कुछ हमारे एयरक्राफ्ट, उनका तो 6 का दावा था, उन्होंने शॉट डाउन कर दिए हैं। मैन पावर का एंड इक्विपमेंट का लॉस होना ये रूटीन चीज़ है। ये मतलब वार फाइटिंग के कॉन्सेप्ट में जीरो लॉस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि क्या आपने अपने नेशनल एम को अचीव किया है या नहीं किया है। दोस्तों, द वायर संवाद के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ठीक 1 महीना पहले, यानी कि 6 और मई की आधी रात को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, जिसके तहत उन्होंने पाकिस्तान पर कुछ बहुत भीषण हवाई हमले किए थे। ये लड़ाई तो केवल 4 दिन चली, लेकिन सिर्फ उस 4 दिन में कुछ ऐसा हुआ जिसको हम अभी तक पूरी तरह डिकोड नहीं कर पाए हैं। हमारे पास बहुत सारी सामग्री आज की तारीख में उपलब्ध है कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन बहुत कुछ अभी भी उपलब्ध नहीं है। जो हमारे पास है उससे ये साबित होता है कि ऐसा पहली बार हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच मिसाइलों का आदान प्रदान हुआ। भारत ने पाकिस्तान पर क्रूज़ मिसाइल दागी और पाकिस्तान ने हमारी ओर बैलिस्टिक मिसाइल फेंकी। ऐसा पहली बार हुआ कि चाइना, जो कि पिछले वर्षों में मिलिट्री हार्डवेयर का एक बड़ा उत्पादक देश बना है, उस मिलिट्री हार्डवेयर का हमने प्रयोग देखने को मिला बतौर जब ये चाइना का मिलिट्री सामान पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ, भारत के खिलाफ प्रयोग किया। इसी तरह से ये फिर से ऐसा पहली बार हुआ जब दो न्यूक्लियर पावर देशों ने, भारत पाकिस्तान ने, एक दूसरे पर ठीक ठाक मात्रा में एयर पावर का यूज़ किया, यानी कि अपनी हवाई सैन्य शक्ति का यूज़ किया। इससे पहले आपको याद होगा 2019 में बहुत ही छोटे स्तर पर ऐसा हुआ था, लेकिन इस बार जो हुआ वो कहीं व्यापक स्तर पर हुआ। 4 दिन में ऐसा क्या हुआ, भारतीय सेना ने किस तरह से मैनूवर किया अपने आप को पहलगाम हमले के बाद, जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई सारे टारगेट्स को उस पर अटैक किया। इस विषय पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं मेजर जनरल डॉक्टर अशोक कुमार। वे कारगिल वॉर वेटरन हैं और आर्मी की बहुत लंबी, करीब 37 साल की सर्विस के बाद रिटायर हुए। और इन दिनों डॉक्टर मेजर जनरल अशोक कुमार वे सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज़ के डायरेक्टर जनरल हैं। मैं आपको बता दूं, सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज़ वह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक थिंक टैंक है, यानी कि इस समय मेजर जनरल साहब मिलिट्री हिस्ट्रीज़ और स्कॉलर्स तैयार कर रहे हैं और उनके थिंक टैंक से बड़े अच्छे पेपर्स निकल कर आ रहे हैं। तो उनसे आज हम एक स्कॉलरली चर्चा करेंगे। जनरल साहब, आपका स्वागत है। तो मैं आपसे पहले जानना चाहूँगा कि 4 दिन में जो हुआ, जब शुरुआत हुई तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने दिन चलेगा, लेकिन एक झटके से 4 दिन में डीएस्केलेट भी हो गया और फिर सीज़ फायर की भी घोषणा हो गई। ऐसा क्या हुआ आखिर?
इनको आप कैसे इस पर्सपेक्टिव में कैसे देखेंगे 1 महीने बाद? आशुतोष, इसको समझने के लिए आपको इसके बैकग्राउंड में जाना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 4 लड़ाइयाँ हुई हैं, 47, 48 की, 65 की, 71 की और फाइनली एक लिमिटेड रूप में जो कारगिल की लड़ाई लड़ी हुई है। उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान हमेशा फायरिंग करता रहा है और भारतीय सेना उसका मुंहतोड़ जवाब देती रही है। बीच बीच में ऐसे फेज़ भी आए हैं जब दोनों देशों के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल पे पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करने का भी मामला तय हुआ था और उस कैटेगरी में जो आखिरी समझौता हुआ था वो हुआ था 2021 में और तब से मोटे तौर पर ये चल रहा था। लाइन ऑफ कंट्रोल की रियलिटी ये होती है कि वो चूँकि इंटरनेशनल बाउंड्री की तरह उसकी सैंक्टिटी नहीं होती है, तो उस पर फायर होना और भी इस तरह के जो मिलिट्री टाइप एक्शंस होते हैं वो दोनों तरफ से छोटे मोटे हुआ करते हैं। लेकिन 2016 में जब पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ने पहली बार उरी के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर अटैक किया और 20 सोल्जर्स जिसमें मारे गए, उसके बाद जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसने अपने रिस्पांस का मैट्रिक्स चेंज किया। ग्राउंड बेस्ड सर्जिकल स्ट्राइक्स लॉन्च की गई। स्ट्राइक्स लाइन ऑफ कंट्रोल के ही अपोजिट थी, पीओके में ही थी। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव था वो ये था कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसने इस एक्शन को ओपनली ओन किया। यह एक बहुत बड़ा शिफ्ट था कि आप कोई एक्शन आपकी जो सेनाएं कर रही हैं जो कभी कभी कोवर्ट रूप में भी की जाती हैं, लेकिन आप पब्लिकली उसको एग्री कर रहे हो, अनाउंस कर रहे हो ताकि दूसरे देश को क्लियर कट मैसेज दे रहे हो। उसके बाद में जब 2019 में पुलवामा में टेररिस्ट ने अटैक किया पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ने, जिसमें तकरीबन सीआरपीएफ के 40 लोग मारे गए, तो उसके रिस्पांस में फिर एक हायर थ्रेशोल्ड वाला एक्शन इंडिया ने लिया, बालाकोट एयर स्ट्राइक। उसमें जो एलओसी के क्रॉस जाना, पीओके में ही स्ट्राइक को कंटिन्यू करना और पॉलिटिकल लीडरशिप का एक्सेप्ट करना, ये तो कॉमन पैरामीटर थे जो 2016 में थे। लेकिन एयरक्राफ्ट से जो चाहे एलओसी हो या आईबी हो, उसको क्रॉस करके अंदर जा कर के जो लड़ाई की जाती है उससे दूसरे देश की जो क्षमता पर सीधा प्रहार होता है और ये माना जाता है कि इससे वो कॉन्फ्लिक्ट का ग्रेडियंट आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान ने भी सिंबॉलिक उसका रिस्पांस दिया, लेकिन उसके बाद में वो चीज़ ख़त्म हो गई। वहाँ से ये चीज़ हल्की सी लगने लगी थी कि हम बालाकोट जैसी जगह पर भी एयरक्राफ्ट से स्ट्राइक कर सकते हैं और न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद पाकिस्तान उसका रिस्पांस मैट्रिक्स में उस चीज़ को नहीं ला सकता। तो हमको एक क्लैरिटी बनना शुरू हुई कि हम अपने रिस्पांस का थ्रेशोल्ड बढ़ाते रह सकते हैं। एनीवे, बात आई गई हो गई और 2019 में मेरे ख्याल से उसी साल ही की बात है जब 2019 या 21 की बात है जब आर्टिकल 370 अगस्त में 19 में हुआ, 19 में ही अब्रोगेट किया गया। बालाकोट हुआ है फरवरी में, ये 5 अगस्त, ये 5 अगस्त की बात है। तो 5 अगस्त में आर्टिकल 370 जब अब्रोगेट हुआ तो वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर का जो माहौल है बहुत बदलने लगा। टूरिस्ट की संख्या बढ़ने लगी, लोगों का, पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट बढ़ने लगा, पब्लिक आर्म्ड फोर्सेस को इन्फॉर्मेशन देने लगी टेररिस्ट के छुपने की, और सिचुएशन नियर नॉर्मल सी हो गई थी जो पाकिस्तान के लिए, उसके लिए हज़म करना मुश्किल हो रहा था। पाकिस्तान जो है वो चूँकि सार्वजनिक युद्धों में भारत से कई बार हार खा चुका है, यहाँ तक कि 71 में उसके 2 टुकड़े हो गए और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। बावजूद इसके वो एक डिफरेंट स्ट्रेटजी ढूंढ रहा था जिसके तहत वो जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा ज़िंदा रह सके और हिंदुस्तान के खिलाफ अपना नैरेटिव आगे बढ़ा सके, और उसमें उसने टेररिज्म को एज स्टेट क्राफ्ट का हिस्सा बनाया।
और 1980 ऑनवर्ड्स उसने काफ़ी गदर किया। इनफैक्ट 1990 में तो सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी जम्मू एंड कश्मीर के कि हमारे जो कश्मीरी पंडित्स हैं उनको बाहर जाना पड़ा और काफ़ी सिचुएशन डिस्टर्ब थी। लेकिन उसके बाद आर्मी के पॉजिटिव इंटरवेंशन से कंट्रोल आ गई और अगस्त 19 के बाद से सिचुएशन लगभग नॉर्मल हो गई। इनफैक्ट जब 22 अप्रैल 2025 को ये घटना घटी पहलगाम वाली, जो एक्चुअली एक पहली सीढ़ी है जिस मुद्दे को हम लोग आपस में आज डिस्कस करने वाले हैं, तो उस समय आप समझ लीजिए कि कितने टूरिस्ट वहाँ जा रहे थे, पूरे सारे लॉजेस सब कुछ भरा हुआ था कश्मीर में। लेकिन एक सोची समझी चाल के मुताबिक पाकिस्तान ने वहाँ पर 26 टूरिस्ट्स को मारा जो देश के कई अलग अलग हिस्सों से आए थे। हमारे पास एविडेंस है कि पाकिस्तान का पूरा उसमें, आप जब हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने मारा, तो वो मैं आपको उसके बारे में जी, बताऊंगा। जी, जी। थोड़ा सा समय दीजिए। जी जी जी। तो उसमें क्या है कि ये अलग अलग जगह से आए थे और उस अटैक का एक डिफरेंट रूप था। उसमें दो पिक्युलरिटीज़ थी। एक थी कि उन्होंने सिर्फ मेल्स को मारा, दूसरा उन्होंने रिलीजन बेसिस किलिंग की, क्योंकि उनको लगा था कि देश में हिंदू और मुस्लिम के बीच में अगर कोई फॉल्ट लाइन एग्जिस्ट करती है तो ये रिलीजियस बेस्ड किलिंग से वो चीज़ और वाइडन हो जाएगी। कश्मीर में भी उनको काफ़ी लोग सपोर्ट करेंगे और यह चीज़ इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए उनके जो अल्टीमेट एम को मदद करेगा। ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है जबकि पूरा देश, चाहे अपोजिशन पार्टीज़ हों, चाहे कोई रिलीजियस आइडेंटिटी का हो, चाहे कोई रीजनल आइडेंटिटी का हो, पूरा देश एक स्वर में खड़ा था। नामली ऐसी चीज़ वार्स के दौरान तो हमने देखा है, लेकिन किसी टेररिस्ट स्ट्राइक में ये चीज़ें नहीं हुई थी। तो ये एक बहुत बड़ा ये बदलाव उसमें वो हुआ। अब आपके मुद्दे पे आते हैं कि इसका हमारे पास प्रूफ क्या है। जो इनपुट अभी आए हैं, आप हमारी सेंजोज़ की वेबसाइट पे हमने एक मोनोग्राफ अपलोड किया हुआ है डिटेल रिसर्च करके। उसमें क्या है कि पहलगाम के इलाके का इस घटना के पहले काफ़ी सैटेलाइट पिक्चर्स पाकिस्तान ने चाइना से मंगाई है। इतना ही नहीं, चाइना के सैटेलाइट से उस जगह की जो रूटीन फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा पिक्चर मंगाने के साथ साथ उन्होंने मैक्सेट टेक्नोलॉजीज से मार्केट में भी उसकी एडिशनल पिक्चर मंगाई है। अगर आपका उद्देश्य कहीं पर ऐसा कुछ नेगेटिव करने का नहीं है और आपका उसमें कोई रोल नहीं है, तो आप ऐसी इन्फॉर्मेशन उसमें कैसे क्यों इकट्ठा करोगे जो अनकॉमन है और अननेचुरल है। तो वो सारा प्रूफ हमारे डॉक्यूमेंट पे। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है ये वाला। सर्कमस्टेंशियल तो आप उसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि नामली अगर आप किसी एरिया का कुछ स्पेसिफिक डेटा मंगाते हैं तो वो इलाका आपके किसी पर्पस का होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मिलिट्री स्ट्राइक करना चाहते हैं किसी एयर बेस पे, तो नेचुरली आप उस एयर बेस के इलाके से या जो जहाँ से उसको कवर मिल रहा होगा उसकी इन्फॉर्मेशन मंगाएंगे ना। पहलगाम जैसी जगह का एक सक्सेसिव तरीके से सैटेलाइट इमेजेस का रूटीन फ्रिक्वेंसी से हटकर का मंगाना, एक तो उस चीज़ को लिंक करता है पाकिस्तान और टेररिस्ट को। दूसरी चीज़ है कि जो अभी इनपुट मिला हुआ है वो टेररिस्ट जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट लिंक यूज़ कर रहे थे वो चाइना के बेडू सैटेलाइट से कनेक्टेड था। ठीक है, तो जो इनपुट्स अभी तक ओपन डोमेन में आए हैं और जब तक पाकिस्तान का सपोर्ट ऐसे टेररिस्ट को इस तरह से ऑथेंटिक नहीं मिलेगा, इस तरह का काम करना संभव नहीं है। ये इंडिविजुअल टेररिस्ट की एक्टिविटी नहीं है, जितने लोग उसमें इन्वॉल्व थे, फिर जिस तरह से वैनिश हुए और जिस तरह की एक्टिविटीज़ हुई। तो मेरा तो मानना यह है कि जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, जिसके लिए मैंने आपको रिक्वेस्ट भी करना है कि आप उस मोनोग्राफ को पढ़िए, उसमें सैटेलाइट की इमेज, फ्रीक्वेंसी, नंबर, एवरीथिंग इज़ गिवन। तो फिर पता चलेगा कि पाकिस्तान और टेररिस्ट का लिंकेज में कोई सेपरेशन नहीं है। हम वापस ऑपरेशन सिंदूर पर आते हैं। थोड़ा सा कि आपने भी चाइना का उल्लेख किया। जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में कहा था कि पहली बार चाइना का वेपन सिस्टम भी प्रयोग हुआ है। उनका HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम प्रयोग हुआ है, उनका PL-15 एयर टू एयर मिसाइल भी प्रयोग हुई है और उनके फाइटर एयरक्राफ्ट भी प्रयोग हुए हैं, J-10।
इसको एज अ मिलिट्री हिस्टोरियन चाइनीज़ इक्विपमेंट को आप किस तरह देखते हैं? कितने सक्सेसफुल थे या कितने मॉडरेट थे वो vis-a-vis भारत के इक्विपमेंट के? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बट ये एक्चुअली इंडिया के फेवर में ही गया है। मैं एक्सप्लेन करूँगा कैसे। तो जब ये 22 अप्रैल की घटना हुई तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्लियरली बोला कि जो भी टेररिस्ट है, टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके जो आका हैं, उनको हम पक्का टारगेट करेंगे। और जो नेशनल स्टांस चल रहा था 2016 ऑनवर्ड्स, तो 22 अप्रैल को ही पाकिस्तान को क्लियर हो गया था कि इंडियन स्ट्राइक होगी और इस बार और बड़ी होगी। हालांकि वो डेट और टाइम पाकिस्तान को पता नहीं चल सकता था, बट स्ट्राइक होगी ये पता था। तो उसने पहला काम क्या किया कि 22 अप्रैल को ही जो सीज़ फायर 2021 से चल रहा था उसको तोड़ दिया। पहले स्मॉल आर्म्स की फायरिंग की, फिर मशीन गन की फायरिंग की, फिर मोटार की फायरिंग हुई, फिर गन्स की फायरिंग की, जिसमें पुंछ में हमारे कुछ सिविलियंस भी मारे गए। और दूसरा उसकी जो 12 कोर थी जो बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में डिप्लॉयड थी, उसकी 2 डिवीज़न, वो पूरा का पूरा उसने इंडियन बॉर्डर पर मोबिलाइज़ कर दिया। चूँकि पिछला वाला अटैक 2019 की जो हिस्ट्री थी उसमें एयरक्राफ्ट का यूज़ हुआ था जो उसके अक्रॉस गया था लाइन ऑफ कंट्रोल के। सो उन्होंने अपने सारे एयर डिफेंस रिसोर्सेज को डिप्लॉय कर दिया था। जितना जो एक्टिविटी लेवल था एयरक्राफ्ट की अलर्टनेस, वार्निंग्स, 100% चीज़ों को उन्होंने एक्टिवेट कर दिया था। हमारे एयरक्राफ्ट को ट्रैक करने के लिए, डिटेक्ट करने हमारे के लिए, एयरक्राफ्ट को ट्रैक करने के लिए, या हम अगर एरियल रिसोर्स से, चाहे एयरक्राफ्ट हो चाहे मिसाइल हो, कोई भी हम अटैक करना चाहें तो वो टाइम से वो डिटेक्ट कर करके उसको रिस्पॉन्ड कर सके। और चाइना भी आप बताएं। और चाइना ने उसमें उसको उस दौरान सैटेलाइट इमेजेस दिए। अगर चाइना को देखें, चाइना जो लॉन्ग टर्म गेम खेलता है। 2020 में अप्रैल में उसने लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के क्रॉस इनकर्सन किया था, और उसके बाद से हालांकि वहाँ पर वो चीज़ चलती रही जो लार्जली अक्टूबर 24 में जाके रिजॉल्व हुई लार्जली, बट उसके समय से उसने डिलिबरेट प्लान किया पाकिस्तान को आर्म करने के लिए। दोनों के पायलट्स की जॉइंट एक्सरसाइजेज हुई। उसने पाकिस्तान के जो सर्विलेंस वाले सैटेलाइट लॉन्च किए। आज की तारीख में 80% जो पाकिस्तान का डिफेंस इक्विपमेंट है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का, वो चाइनीज़ ओरिजिन का है। पाकिस्तान जो है वो चाइना का बिगेस्ट डिफेंस इंपोर्टर है। तो पूरी चाइनीज़ इन्वेंट्री वो है, पूरी पाकिस्तानी इन्वेंट्री जो है वो चाइना की ही है। लेकिन ये वेपन्स को वो बढ़ा चढ़ा करके बोलता था दुनिया में, ताकि बाकी देश उसको खरीदें, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं डिफेंस इक्विपमेंट के, कोई भी कंट्री हो, वो चाहते हैं कि उनका इक्विपमेंट बिके। लेकिन इन इक्विपमेंट्स को कभी वार टाइम टेस्टेड नहीं किया गया। वो पहली बार अब हुआ है। अब चाइना की स्ट्रेटजी क्या होती है कि एक तो उसने नॉर्थ कोरिया को पकड़ रखा है, जिसमें लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी से बने होते हैं वो उससे फायर करा करके ट्रायल करता रहता है, लेकिन वहाँ भी युद्ध में नहीं ट्रायल हुआ था। और इसका जो भी J-10 है, J-17 कैटेगरी है, FL-15 मिसाइल्स हैं, HQ-9 रडार्स है, इस तरह के ढेर सारे संसाधन हैं, वो वार कंडीशंस में नहीं ट्राई आउट हुए थे। किसी भी इक्विपमेंट का ट्रायल जब नॉन वार कंडीशंस में होता है तो उसके एक डिफरेंट कनोटेशन, आइडियल कंडीशन है, आइडियल कंडीशंस हैं। बट जब वार कंडीशंस में होता है तब आप उसकी रियल एफिकेसी को टेस्ट करते हैं। तो वही मैं समझना चाह रहा हूँ इस बार कैसा इसके लिए क्या किया कि एक तो इक्विपमेंट उन्होंने डिप्लॉय किया था, और उनको जो उम्मीद थी कि प्रॉब्ली इंडिया का फोकस इस पर्टिकुलर इलाके में होगा, क्योंकि 16 और 19 में हिस्ट्री थी कि हम कहाँ गए थे, लाइन ऑफ कंट्रोल के अपोजिट और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। हमने IB वाला इलाका किसी भी फॉर्म में नहीं टच किया था। तो उनका इस बार भी मानना था कि इंडिया का मोस्ट लाइकलीहुड जो फोकस होगा वो POK एंड अक्रॉस LOC ही होगा। और इसीलिए जो उन्होंने रिसोर्सेज उन्होंने डिप्लॉय किए थे वो मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ उसी इलाके में थे, बट वहाँ पर डेंसली थे, बट बैलेंस पूरे वेस्टर्न बॉर्डर पर उन्होंने डिप्लॉय किया था। उस डिप्लॉयमेंट की एफिकेसी बढ़ाने के लिए रिपोर्ट तो यहाँ तक है कि चाइना ने पाकिस्तान में एक कंट्रोल सेंटर भी इस्टेब्लिश किया था और अपने लोगों से उनको गाइड किया था कि कौन सी चीज़ आपने कहाँ डिप्लॉय करनी, कैसे करनी है, सब कुछ उन्होंने वो वहाँ पर एक्टिवली उनको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जब 7 मई की सुबह में इंडिया ने स्ट्राइक किया तो इंडिया ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया। वो ये बदलाव था कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर
और LOC के अक्रॉस स्ट्राइक्स थी, उसको हम इंटरनेशनल बॉर्डर के अक्रॉस भी ले गए, 2 गए एटलीस्ट, मुरीद के बहावलपुर और मुरीद के में। और ये ऐसे जगह थी जहाँ पर JEM और LAT के हेडक्वार्टर्स थे। और आपको पता है, जो पाकिस्तान ने भी एक्सेप्ट किया, पूरे वर्ल्ड ने देखा हुआ है कि ये प्रिसाइज अटैक्स थे। इनफैक्ट एक बिल्डिंग में तो ऐसा है जहाँ पे सिविलियंस हैं उनको कोई क्षति नहीं पहुँची है, और जहाँ पर टेररिस्ट थे उनको मारा गया है। तो ये जब गई, हम जहाँ समझना चाहूँगा, तो हमारे एयरक्राफ्ट्स उनकी टेरिटरी में गए या यहीं से हमारी मिसाइल या ड्रोन गए? जो इनपुट अभी है उसके मुताबिक तो जो 7 मई की सुबह वाली स्ट्राइक थी उसमें हमारे किसी भी एयरक्राफ्ट ने लाइन ऑफ कंट्रोल या IB को क्रॉस नहीं किया है। 7 मई की सुबह को, 7 मई को जो सुबह जो वाली 6 और 7 को जो मिडनाइट को जो हुआ है, मतलब 1:20 के आसपास जो स्ट्राइक हुई है, वो कोई हमने IB क्रॉस नहीं लाइन हुआ ऑफ है, कंट्रोल क्रॉस नहीं की है। जी। और हमने लॉन्ग रेंज जो है प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स जो हैं, स्कैल्प मिसाइल्स जो है रफाल्स की, या हैमर गाइडेड बम्स हैं, और या बाकी एयरक्राफ्ट जो प्रेसिजन गाइडेड मिसाइल्स हैं, उनको हमने इस्तेमाल किया है। आपको एक चीज़ ये समझने की ब्रह्मोस भी हुई है क्या उस दिन? मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन चूंकि मुझे ऐसी अथेंटिक जानकारी नहीं है तो मेरा कुछ कहना करेक्ट नहीं है, क्योंकि मैं एक्चुअली उस चीज़ को नहीं जानता। लेकिन हम सेफली अज्यूम कर सकते हैं, बट ये चीज़ अज्यूम करना सही है कि उस वाली रात में हमारे किसी भी एयरक्राफ्ट ने लाइन ऑफ कंट्रोल एंड IB को क्रॉस नहीं किया था, और सारे स्ट्राइक्स जो थी वो इंडियन एयर स्पेस से प्रिसीजन मिसाइल्स और इस तरह के रिसोर्सेज के माध्यम से की गई थी। उसकी भी एक वजह थी, नामली जो कन्वेंशनल एयर स्ट्राइक होती है उसमें पहले आप सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस करते हैं, जिसको सीड बोलते हैं, कि पहले आप एयर डिफेंस रिसोर्सेज को एनिमी के जो एनिमी ने डिप्लॉय किया होता है आपके एयरक्राफ्ट को बर्बाद करने के लिए, पहले आप उसको टारगेट करते हैं, और जब उसमें आप गैप क्रिएट कर देते हैं या उसको सप्रेस करते हैं, तब आप अपना लॉन्च स्ट्राइक मिशंस लेके अंदर जाते हैं। चूँकि इंडिया का एम इस कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट करने का नहीं था, हम केवल टेररिस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके जो थे JEM एंड LAT के सपोर्टर्स, उनको ही मैसेज देना चाहते थे। इसलिए मेरी समझ से शायद जो हमारा मिशन कॉन्फ़िगरेशन बना उसमें सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस का जो रिक्वायरमेंट था उसको डिलिबरेटली नहीं प्लान किया गया, क्योंकि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस में देन आपको रडार पे स्ट्राइक करनी पड़ती, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे करनी पड़ती। और फर्स्ट दिन से ही इनफैक्ट इंडिया ने जब स्ट्राइक सक्सेसफुली किया तो इंडिया ने कहा कि हमने किसी भी सिविलियन को और किसी भी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट नहीं किया है। तो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट ना करने का मतलब ये हुआ कि उसका जो एयर डिफेंस कवर था या बाकी रिसोर्सेज थे वो इंटैक्ट थे, वो उसको तो हमने एज आवर प्लानिंग हमने नहीं किया, और करने के बाद में हमने उनको मैसेज दे दिया कि ये चीज़ है, यू डिड पहलगाम, और हमने 7 मई की स्ट्राइक की, एंड हम इसको एस्केलेशन को बढ़ाना नहीं चाहते। लेकिन अब इसमें बदलाव क्या हुआ कि पाकिस्तान के अंदर वो नेशनल करेज तो है नहीं, क्योंकि वो स्टेट क्राफ्ट का हिस्सा है टेररिज्म, तो वो पहलगाम को तो ओन कर नहीं रहा है। तो इस स्ट्राइक को टेररिस्ट पे जो हुई थी उसको उसका रिस्पांस समझ करके रुक जाए, वो तो वो मानने वाला नहीं था। और इस पाकिस्तान चाइना का नेक्सस तो वेल नोन है, जो हमने बाद में शुरू में बात किया, लेकिन इसमें एक नया प्लेयर आया, टर्की वैसे तो पाकिस्तान का सपोर्टर शुरू से रहा है। इनफैक्ट टर्की वर्ल्ड का एक ऐसा कंट्री है जो कश्मीर के मामले में पाकिस्तान की ही भाषा बोलता है, बावजूद इसके कि 2023 में जब टर्की में अर्थक्वेक हुआ था तो इंडिया अमंगस्ट फर्स्ट ऑफ द कंट्रीज था जिसमें हमने फील्ड एम्बुलेंस, मटेरियल, इसका जो लाइफ सेविंग डॉग्स हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, क्योंकि इंडिया की जो बेसिक सोच है वो विश्व बंधुत्व की है, वसुधैव कुटुंबकम की है। हम किसी अपने पड़ोसी को या वर्ल्ड के किसी देश की नुकसान में विश्वास नहीं रखते जब तक कि वो कोई निगेटिव काम नहीं करता जो हमारे खिलाफ। 7 और 8 तक फिर से लौटता हूँ। जो 7 की जो रात है उस समय पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि उसने कुछ हमारे एयरक्राफ्ट्स, उनका तो 6 का दावा था, उन्होंने शॉट डाउन कर दिए हैं। अब जो हो रहा, अब आप देखते हैं कि CDS का जो स्टेटमेंट आया है कि उसको आप किस तरह देखेंगे? देयर वाज सम मिस्टेक्स, टैक्टिकल मिस्टेक्स, हमने रेक्टिफाई किया और फिर से हमारे जेट्स एक बार फिर से गए। हाउ डू यू रीड दैट स्टेटमेंट? आशुतोष, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ लोग ऐसे हैं,
पाकिस्तान, चाइना और कुछ वेस्टर्न मीडिया अगर इसका नेगेटिव नैरेटिव कैरी फॉरवर्ड करना चाहे तो वो समझा जा सकता है। बट दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इस मुद्दे की समझ ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा 1973 में जब याम किपुर वॉर हुआ था अरब और इज़राइल के बीच में, तो फर्स्ट 24 आवर्स के भीतर इज़राइल ने 40 एयरक्राफ्ट लूज़ हुए थे। तो इसमें एयरक्राफ्ट का लॉस हुआ नहीं हुआ, कितने का हुआ, मेरे पास में जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस का एयर ऑपरेशंस का स्टेटमेंट है और जो सीडीएस ने बताया उसके बियॉन्ड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन मैं इस चीज़ को समझने की कोशिश करने की चाहता हूं कि अगर ऐसा कुछ हुआ है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है क्योंकि मुझे एक्चुअली इसकी जानकारी नहीं है, जो ये दोनों के स्टेटमेंट आए उसके बियॉन्ड की कोई भी। तो चूंकि ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि जो स्ट्राइक्स हुई थी पहली रात उसमें मिलिट्री टारगेट्स को एवॉइड किया गया था। मिलिट्री टारगेट्स एवॉइड किया गया तो इसका मतलब सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस नहीं हुआ था। उनके रडार और उनके रिसोर्सेज जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बेस हो इंटैक्ट थे। तो ऐसी सिचुएशन में अगर उनको कुछ फ़ायदा हुआ हो तो वो रूल आउट नहीं किया जा सकता है थ्योरेटिकली। फैक्चुअली इन्फॉर्मेशन जब गवर्नमेंट की तरफ से आएगी, जब डिक्लेयर होगी, तभी उस पर कुछ कहना संभव हो पाएगा। लेकिन इस चीज़ को क्या बोलते हैं, जो सीरियस स्टेटमेंट दिया उसको टोटलिटी में देखने की ज़रूरत है। आप सोचिए कि अभी रशिया यूक्रेन लड़ाई आज भी चल रही है। यूक्रेन ने शुरू के दौरान में चाइनीज़ ड्रोन्स इस्तेमाल किया था। चाइना जहाँ भी ड्रोन देता है उसमें एक बैकडोर एंट्री सॉफ्टवेयर की छोड़ के रखता है ताकि उसको मैनिपुलेट कर सके। जब चाइना और रशिया का अलाइनमेंट प्रगाढ़ हो गया तो उसने जो ड्रोन यूक्रेन को बेचे थे उसमें उसने तमाशा करना शुरू किया। तो यूक्रेन ने उसको छोड़ा, अपनी टैक्टिक्स मॉडिफाई की, खुद फर्स्ट पर्सन व्यू FPV ड्रोन्स को इजाफा किया। इनफैक्ट इस समय तो बोथ रशिया एज वेल एज यूक्रेन ने अपना जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग उसकी टेक्नोलॉजी को ऑन द रन इतना डेवलप किया कि हर वीक के बाद में एक नया प्रोडक्ट आ रहा है। और 3-4 दिन पहले आपने देखा होगा कि कितनी मैसिव स्ट्राइक ऑपरेशन यूक्रेन ने स्पाइडर वेब में किया है, रशिया में कितना डीप और किस तरह का। हम अभी भारत पर स्टिक करते हैं जो तो भी अब लौटते हैं भारत पे। कहने का मतलब ये है कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में मैन पावर का एंड इक्विपमेंट का लॉस होना ये रूटीन चीज़ है। ये मतलब वॉर फाइटिंग के कॉन्सेप्ट में जीरो लॉस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि क्या आपने अपने नेशनल एम को अचीव किया है या नहीं किया है, और क्या आपके लॉसेस आपके दुश्मन के लॉसेस से म्यूनिसिपल कंपैरेटिव हाल में म्यूनिसिपल कम है। तो मेरे ख्याल से इसमें दोनों चीज़ें अचीव हुई हैं। जो नेशनल एम है वो तो अनक्वेश्चनेबल रूप में अचीव हुआ है। क्योंकि जब मैं वापस 8 को लौटता हूँ आपको मैं नेशनल एम पर आते हैं अभी हम फिर से यही 7-8 के बीच ही अटके हुए हैं। तो मैं आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि लॉसेस इनएविटेबल हैं और किसी भी वॉर में इक्विपमेंट मैन पावर का लॉस होगा। मैं सीडीएस जो कह रहे हैं कि 7 को कुछ हुआ, इंडिया ने अपने लेसन्स सीखे और उसके बाद रिटर्न विद फुल एयर पावर और वी वर एबल टू अंडरस्टैंड द टेक्निकल मिस्टेक विच वी मेड। तो मैं प्योरली स्कॉलरली समझना चाह रहा हूँ, क्या गलतियाँ हो सकता है हमने की थी, हमने कैसे उनको रेक्टिफाई किया और फिर उसके बाद 10 को क्या किया हमने आखिर, ये समझना चाह रहा हूँ मैं। अब देखिए आशुतोष जी, ऐसा है कि जो टैक्टिकल मिस्टेक है ना, ये बड़ा ब्रॉड टर्म है। एग्जैक्टली क्या हुआ उसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये मेरा गेस है और ये मेरा 2 दिन बाद वी फ्लू अगेन आफ्टर 2 days, तो फ्लू आवर जेट्स अगेन। मैं बता रहा हूँ जो सो कॉल की बात कही हुई है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमने मिलिट्री टारगेट को नहीं टच किया, तो जो वहाँ पर PL-15 मिसाइल्स और बाकी चीज़ें यूज़ होती हैं, जो उनका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है, वो शायद हमारे वेपन सिस्टम में फीड नहीं किए गए थे। तो जाहिर है कि वो इनकमिंग थ्रेट आपको पता नहीं है एंड आपको लॉस हो सकता है। ये मेरा कंजेक्चर है, मैं इस चीज़ को मतलब अथॉरिटी के साथ नहीं कर सकता क्योंकि इसकी मेरी जानकारी नहीं है। बट ये बहुत ट्रिवियल इशू है। मेन इशू है कि अगर कुछ ऐसा शॉर्टकमिंग था जो कि वार के डिफरेंट फेजेस पे डिफरेंट वार फाइटिंग रिसोर्सेज के साथ में एक रूटीन लगा रहता है। अभी आप इन्फेंट्री का अटैक कर रहे हैं, एक रास्ते से गए आपका प्रोग्रेस नहीं हुई, आपने क्या किया, अब रास्ता बदल दिया। कभी आपको लगता है कि आपने सिंगल फ्रंट अटैक किया,
एंड देन बात को लगता है कि बाद में आप सोचते हो कि यार अच्छा होता कि मैं अगर मल्टी फ्रंट अटैक करता। तो ये जो वॉर फाइटिंग की प्रोसेस में जो टैक्टिकल, बिकॉज टैक्टिकल एवर इवॉल्विंग है और बहुत लो लेवल की चीज़ होती हैं। मेन थिंग है कि उनको फैक्टर करके आप सोचिए कि हम तो उसको एस्केलेट नहीं करना चाहते थे 7 की स्ट्राइक के बाद में, बट 7-8 की रात में उसने 500 ड्रोन दागे जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, पंजाब एंड गुजरात तक, सर क्रीक तक। और ये सारे के सारे बल्क जो थे वो टर्की के ड्रोन्स थे, जो एसिस गार्ड कंपनी के सोंगर ड्रोन्स थे और कुछ EHA-3 ड्रोन्स थे। लेकिन हमारी एयर डिफेंस वॉल जो है, क्योंकि जैसे मैंने आपको जिक्र किया था ना, पाकिस्तान ने 12 कोर को मोबिलाइज़ किया था, बाकी रिसोर्सेज को लड़ाई के लिए मोबिलाइज़ किया था। हमने ऐसा कोई मोबिलाइजेशन एंड कोई हरकत नहीं की थी, केवल हम लोग केवल रिस्पांस मैट्रिक्स में थे कि अगर उसने कुछ किया तो एक का हमने 10 दबा के देना है। तो हमारी जो एयर डिफेंस वॉल थी वेस्टर्न फ्रंट पर वो रेडी थी, तो वो पूरा का पूरा हमने निगेट कर पाए। उसके बाद फिर उसने कुछ मिसाइल एंड कुछ ड्रोन्स की कुछ फायरिंग वायरिंग की, और उसके बाद फिर 10 को हमने डिसाइसिव एक्शन 9 और 10 की रात को जो शुरू हो रहा है, जो 9-10 की रात में, 10 की अर्ली मॉर्निंग में। और इस बार हमने मिलिट्री टारगेट्स पर फोकस किया। और मिलिट्री टारगेट्स में जैसे मैंने बताया, आपने अटैक करना है, नूर खान एयरबेस पर गए इस बार हम। पहला काम होता है कि आप सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस करिए। तो हमने उनका जो HQ-9 एयर डिफेंस बैटरी थी, जो मतलब हमारे एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट आ सकती थी वो, या हमारी मिसाइल्स के अगेंस्ट आ सकती थी, पहले हमने उनके एयर डिफेंस को निगेट किया। और उसके बाद में आप सोचो कि उनके कितने एयर बेसेस एंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को किस हद तक हमने नुकसान पहुंचाया। एवैक्स उनके मारे गए। इनफैक्ट भोलरी में तो उनका जो UAV बेस है वो भी डिस्ट्रॉय किया गया, इंक्लूडिंग वहाँ पे टर्की के जो 2 ड्रोन ऑपरेटर्स आए थे वो भी मारे गए। और कल से जो खबर चल रही है मीडिया में, उसमें ये भी है कि जो हमने क्लेम किया हुआ जितने मारा, वो हमने हर चीज़ का सेटेलाइट पिक दिया हुआ है। क्योंकि 2016 और 19 में एक नैरेटिव फैलाया गया कि हाँ ठीक है आपने कर दिया, लेकिन पता नहीं इफेक्टिवनेस क्या थी, कैसे थी ना, एंड पाकिस्तान भी छुपा गया और हमारे यहाँ भी लोगों देखिए 19 में हमारे पास हमने कुछ दिखा, हमारे पास कोई डेटा नहीं था डैमेज का। डेटा इस तरह का नहीं था। इनफैक्ट 7 मई की जो टाइमिंग चूज की गई थी इस बार, उसकी एक वजह ये भी थी कि ऐसा वेदर एंड टाइम होना चाहिए कि आपको एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, जो अपने आप बोले कि क्या नुकसान हुआ है। ऐसा नहीं कि हमको इतना ज़्यादा प्रिपरेटरी टाइम चाहिए था, हम उस अटैक को पहले भी कर सकते थे, लेकिन हर कंडीशंस को सोच करके इस बार हमने कोई चीज़ डाउट की नहीं छोड़ी थी। और इसीलिए चाहे बहावलपुर, मुरीद के, या बाद में 10 तारीख को एयर बेसिस के जितना भी नुकसान हुआ है, वो पूरा का पूरा पूरे वर्ल्ड के सामने है। और जो मैं आप जिक्र कर रहा था कि कल से और आज तक में तो ऐसा भी हुआ है कि पाकिस्तान बोल रहा है कि इनके अलावा 8 और ऐसे जगह हैं जहां पर इंडिया ने स्ट्राइक किया हुआ है। अगर ये सब हो रहा था तो फिर ट्रंप आकर आखिर क्यों अनाउंस करते हैं सीज फायर? ये कैसे संभव हो? अभी क्या है कि इसमें एक चीज़ तो हुई थी, जो वहाँ के विदेश मंत्री थे रूबियो, उन्होंने हमारे विदेश मंत्री से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने वहाँ के हमारे विदेश मंत्री से बात की थी। लेकिन पाकिस्तान में उनके विदेश मंत्री से बात करने की बजाय उसने वहाँ के जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ से बात की थी, बिकॉज पूरे वर्ल्ड को पता है कि पाकिस्तान जो है वो वहाँ के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट से नहीं रन किया जाता, वहाँ की आर्मी उसको रन करती है। और जाहिर है कि दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, तो कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि क्या पता जो एस्केलेशन है वो आगे चला जाए। लेकिन इंडिया जो है हमेशा एस्केलेशन कंट्रोल के मैट्रिक्स में था। पहलगाम हुआ, 7 मई की स्ट्राइक, 8 को उन्होंने किया हमारी स्ट्राइक, उसके बाद जो उन्होंने किया तो 10 को डिसाइसिव स्ट्राइक। उनके स्ट्राइक पर हम डेट करते थे और हर स्ट्राइक के बाद हम बोलते थे दिस इज़ व्हाट वी हैव डन, वी डोंट वांट टू एस्केलेट। ठीक है, अब वो ट्रंप ने क्यों अनाउंस किया, कैसे अनाउंस किया, वो तो मैटर ऑफ कंजेक्चर है, क्योंकि इंडियन इस्टेब्लिशमेंट्स में जो भी चाहे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, बाकी स्पोक्स पर्सन हैं, किसी ने नहीं बोला हुआ है कि ये चीज़ ट्रंप की वजह से हुई है। और अल्टीमेटली जो फिज़िकल मैनिफेस्टेशन हुआ है वो भी ये हुआ है कि पहले दिन में करीब 11-12 बजे के आसपास 10 मई को DGMO को कॉल आया पाकिस्तान के हमारे DGMO के पास में, जो रिस्पॉन्ड नहीं किया गया। फिर 3:30 बजे कॉल आता है, 3:30 बजे दोबारा आया, तब उसके बाद फिर वो रिस्पॉन्ड किया गया, क्योंकि हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट था पाकिस्तान को ये मैसेज देने के लिए
और ये कहने के लिए कि आपका जो गीदड़ भभकी है इसकी न्यूक्लियर होने की वो नहीं चलेगी, और अगर आप टेररिस्ट एक्ट करोगे तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे, वो पूरा हो चुका था और हमने सीज फायर का एग्रीमेंट मान लिया। आप कह रहे हैं 3:30 बजे DGMO का कॉल आता है, उससे पहले भी आता है, लेकिन बिफोर इंडिया भारत इस बात को उजागर कर सके, ट्रंप उस कॉल के 1-1.25 घंटे बाद ट्रंप अपने ट्विटर हैंडल, सोशल मीडिया हैंडल पर अनाउंस कर देते हैं। ये इतनी रियल टाइम में सूचनाएं ओवल ऑफिस में वाशिंगटन में कैसे पहुंच रही थी आखिर? अब इसका मैं एक और उसके बाद मैं ये भी बताना चाहूँगा कि एक तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत क्लियर कट स्टांस है कि ये सीज फायर दोनों कंट्रीज़ के बीच में बात करने के लिए से हुआ है, तो हमको उस चीज़ को तरजीह देना पड़ेगा। लेकिन संभावना क्या है? संभावना क्या है कि चूंकि पहला कॉल DGMO पाकिस्तान का दिन में 11 साढ़े 11 बजे के आसपास आया था, और इंडिया हर रिस्पांस के बाद में कहता था कि हमारा एस्केलेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जब पाकिस्तान भी 10 मई की इतनी लॉस सहने के बावजूद तैयार है सीज फायर के लिए, तो ये किसी भी सेंसिबल आदमी का इन्फ्रेंस होगा कि अब बात रुक सकती है। तो शायद इसलिए उन्होंने कहा हो, लेकिन ये तो जस्ट मैटर ऑफ कंजेक्चर है। ये तो उसके बाद वो लगातार कहते रहे, आप भी जानते हैं। बट ट्रंप का जो क्रेडिबिलिटी है, आप सोच लो वर्ल्ड ओवर वो क्या कर रहे हैं। US गवर्नमेंट ने कोर्ट में भी कहा है कि ट्रेड की वजह से रुका है ये। बट आप सोचिए कि ट्रेड की वजह से उन्होंने किसको क्या कंसेशन दे दिया। पहले उन्होंने सब पे ट्रेड का टैरिफ लगा दिया, फिर रोल बैक किया, फिर 3 महीने का वो किया। सीरिया में जो उनका मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था उसके जाकर के गले मिल के आए। तो ट्रंप की जो क्रेडिबिलिटी है उसको हमने एब्सोल्यूट टर्म में नहीं लेनी है। अब उन्होंने क्यों कहा, कैसे कहा, उसका जवाब तो वही दे सकते हैं। लेकिन जो इंडियन स्टांस यही है क्लियर कट टर्म्स में कि ये दोनों देशों के बीच बात करके फिजिकली एग्जीक्यूट हुई है। अपन फिर से उस पर आते हैं जो नेशनल एम की जो बात हो रही थी। आप जो कह रहे हैं उससे संकेत मिलता है डी एस्केलेट इसलिए हुआ क्योंकि चीज़ें बहुत अधिक बढ़ गई थी और पाकिस्तान को लगा शायद वो हैंडल नहीं कर पाएगा, ऐसा आप कह रहे हैं। हमारा नेशनल एम क्या था इस लड़ाई के पीछे? क्या ये था कि हम पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर पावर स्टेट को इसके बाद ऐसा कोई हमला, आतंकी हमला, पहलगाम जैसा हमला करने से रोक पाएँ? क्या हमने वो अचीव कर लिया? देखिए, वो तो शायद मुश्किल काम होगा। हालांकि क्योंकि जो टेररिज्म का इस्तेमाल है पाकिस्तान के फ़िलॉसफी में वो इतना एम्बेडेड है कि चाहे हमने 2016 का एक्शन लिया हो, 19 का लिया हो या अभी लिया हो, उसकी वजह से उसका सपोर्ट टेररिज्म को रुक जाएगा, वो तो होते हुए मैं नहीं देखता। ये हर व्यक्ति जानता है, हमारी नेशनल लीडरशिप भी जानती है कि जो पाकिस्तान का कैरेक्टर है वो इस चीज़ को नहीं मानेगा। उसमें अगर बदलाव आएगा तो पाकिस्तान जब रियलाइज़ करेगा कि उसका ये करना उसके नेशनल हितों के खिलाफ है, जब वहाँ के पब्लिक का प्रेशर होगा कि भाई आप अपना फोकस डेवलपमेंट में करो, लोगों की खुशहाली में करो और इसमें मत लगो, क्योंकि अब आप कश्मीर को तो बाय फोर्स ले नहीं सकते, वो तो उनकी कल्पना के बियॉन्ड है। एंड तो आप उसको करके आप अपने पूरे देश को क्यों बर्बाद कर रहे हो? तो अगर ये अवेकनिंग आई एंड वहाँ पे रियल लीडरशिप आई जो कन्वेंशनल विजडम के बियॉन्ड सोच सकती है, तब बदलाव भले आए। लेकिन इस स्ट्राइक से टेम्पोररी इस पर इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा, लेकिन इससे वो बंद हो जाए ये नहीं है। तो केवल एम ये था कि अगर आप टेररिस्ट स्ट्राइक इंडिया में करोगे तो हम आपके अगेंस्ट किसी हद तक जा सकते हैं। और अगर आपने देखा होगा कि इस लड़ाई के चलते 2 चीज़ें हुई हैं। नंबर 1, ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये पॉज हुआ है। तो इंडिया इस स्ट्राइक को अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो उसको भी आगे ले जा सकता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि इंडिया ने डिक्लेयर किया है कि अब कोई भी जो एक्ट ऑफ टेररिज्म है वो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। यानी कि कल अगर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड, जो हमारे पास अगर प्रूफ होता है कि पाकिस्तान ने कोई टेररिस्ट स्ट्राइक की, चाहे जम्मू कश्मीर में हो या भारत के किसी भाग में हो, तो हम उसको वार मानेंगे और वार माने पे हम अपने पूरे नेशनल एफर्ट को लेकर के उसको रिस्पॉन्स। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि पाकिस्तान का कोई छुटवैया आतंकवादी आकर 2 न्यूक्लियर पावर देशों को एक लड़ाई में धकेल सकता है। क्या हम उस स्थिति में माने अपने आप? नहीं, ऐसा नहीं है। हालांकि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, छोटे वाले नहीं बड़े वाले भी कभी कभी इस तरह की टैक्टिक्स अपनाते हैं कि भाई दोनों देशों का एक पर्टिकुलर स्टांस है तो मैं उसको एक्सप्लॉइट करके उनको दोनों को आपस में लड़ा दूं।
बट इनवेरेबली होता नहीं, क्योंकि हमारा जो इंटेलिजेंस है और इनपुट है इन चीज़ों को सी थ्रू करता है। ऐसा नहीं होता कि एक कोई टेररिस्ट घटना घटी कहीं पर, या जम्मू कश्मीर में मान लो आज के 5 दिन बाद कोई घटना घटती है कुछ ऐसे करके, तो उसको स्टेट में करके हम वार कर दें, तो वो नहीं होता। क्योंकि हमारा जो इंटेलिजेंस है, सेटेलाइट इनपुट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी के इनपुट है, वो सब करके तब देखा जाता है कि उसमें पाकिस्तान का क्या रोल है, किन एजेंसीज़ का इन्वॉल्वमेंट है, और उसके बाद तब एक्शन लिया जाता है। और नेशनल लेवल पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन चीज़ों को स्वे नहीं कर पाए। अगर होता तो आप सोचो कि ये तो कितने टेररिस्ट ने कब का पाकिस्तान भारत को लड़ा दिया होता। तो ये सोच समझ करके विचार करके किया जाता है, ये मतलब हड़बड़ी में नहीं किया जाता। मैं दो चीज़ और हैं। पहला तो जो हम एयरक्राफ्ट की बात कर रहे थे, तो हम तय हैं कि जैसे आप कहें 6 और 7 की रात को हमारे एयरक्राफ्ट ने IB या LOC क्रॉस नहीं किया है। 9 और 10 की रात को कितना आगे गए हैं वो लोग? कोई ऐसी खबर नहीं है, क्योंकि आपको समझना होगा कि मैं गवर्नमेंट के उस हिस्से में नहीं हूँ जहाँ पे मेरे को इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन कोई शेयर करता हो। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास में लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, और उस दिन तो ब्रह्मोस मिसाइल्स भी यूज़ हुई हैं। ठीक है, जो पहली बार की है 10 तारीख की सुबह में ब्रह्मोस मिसाइल्स भी यूज़ हुई हैं। तो इनकी रेंज इतनी है और बाकी चीज़ें इतनी हैं कि उसको हमको उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब, हमारे पास 10 मई को सुबह भी अपने एम को अचीव करने के लिए LOC या IB को क्रॉस करने की बाध्यता नहीं थी। हमारा जो फोर्स पावर था एंड जो अटैक मैट्रिक्स हमने अपनाई थी, लेकिन हम गए या नहीं गए वो तो मेरे को कोई जानकारी नहीं, तो मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। एक मैं मीडिया कवरेज पर आता हूँ, इससे आखिरी प्रश्न है इस पूरे सेगमेंट का, क्योंकि वो भी एक, उसको हम बड़े स्कॉलरली तरीके से देखें। आप देखें कि वर्ल्ड का मीडिया का बहुत सारा हिस्सा वह उसने इसको जिस तरह से रिपोर्ट किया है, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट उससे असहमत नज़र आता है। मसलन उनका जो आकलन है नुकसान का, खासकर एयरक्राफ्ट्स को लेकर, फ्रेंच के राफेल को लेकर, उससे भारतीय इस्टेब्लिशमेंट, डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट वो सहमत नज़र नहीं आता है। इसको इंडियन इंटरनेशनल मीडिया में कवरेज को आप किस तरह देखेंगे? उसमें देखिए, ऐसा है कि जो अगर आपने इस एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के पहले के ढेर सारे मुद्दों पे उनके स्टेटमेंट को देखा हो, तो भारत की जो प्रगति हो रही है उससे कोई खुश नहीं है। हम लोग ऑलरेडी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए हैं और जल्दी ही 3rd पहुंच जाएंगे। तो उनका एक बाकी है, अभी पूरा 1 साल बाकी है अभी उसमें। वो नहीं 4th तो हो चुके हैं। नहीं, वो IMF ने जो प्रोजेक्शन डेट नहीं, प्रोजेक्शन के बाद आप छोड़िए, पीछे मारिए, अभी तो इट हैज बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड ना। वो जो किया है, जो प्लानिंग नीति ने डिक्लेयर किया है, वो 4th हो गया है। वो तो चलो, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पब्लिक स्टांस है कि हम 4th हो चुके हैं, 3rd हो जाएंगे। वो टारगेट में 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बट अगर हम मतलब टॉप 4 या टॉप 5 इकॉनमीज में है, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। तो जो वेस्टर्न नैरेटिव है वो तो हमेशा उन्हीं चीज़ों को पुश फॉरवर्ड करेगा जो उसको सूट करते हैं। और इस समय चाइना को सूट करता है। नहीं, चाइना अपने, मैं बता रहा हूँ, इस समय वर्ल्ड में डिफेंस एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा मार्केट है। इनफैक्ट कंट्रीज़ अपनी नेशनल पॉलिसीज़ उसके बेसिस पे डिसाइड कर रही हैं। और आजकल जो कॉन्फ्लिक्ट हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। रशिया यूक्रेन हो रहा है, इजराइल हमास में हो रहा है, साउथ चाइना सी, चाइना के साथ में कहीं इरप्ट हो सकता है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ। वर्ल्ड के डिफरेंट हिस्सों में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में जो डिफेंस एक्सपोर्टर्स हैं, जैसे USA है, जैसे रशिया है, जैसे चाइना है, तो ये सब चाहते हैं कि जो जिनका इक्विपमेंट बिक रहा है कैसे उसको निगेटिव लाइट में लिया जाए। तो इंडिया ने चूंकि 36 राफेल एरियल वर्जन में फ्रांस से लिया था, और राफेल की क्रेडिबिलिटी वर्ल्ड ओवर बहुत ज़्यादा है, और अभी हमने उसका जो मरीन वर्जन है नेवी का, उसका ऑर्डर किया हुआ है। और भी कई देश वर्ल्ड में राफेल की तरफ जा रहे हैं। और वो जो इसका AF-35 है अमेरिका का, या सू कैटेगरी के हायर एचलॉन से रशिया का, उसको लोग उतना प्रेफर नहीं कर रहे हैं। तो एक सोची समझी चाल थी कि कैसे राफेल को निगेटिव शेड में वो पेश किया जाए।
और जैसे चाइना है अपने इक्विपमेंट्स का इतना बड़ा कर रहा था, लेकिन आपने देखा क्या हुआ, HQ-9 डिस्ट्रॉयड, J-10 J-17 डिस्ट्रॉयड, नो एक्शन, उसका AWACS डिस्ट्रॉयड, PL-15 मिसाइल्स डिस्ट्रॉयड। आप कह रहे हैं कि वेस्टर्न मीडिया अपनी ही एक प्रमुख देश जिसका नाम फ्रांस है, उसके एक इम्पॉर्टेंट एयरक्राफ्ट को वेस्टर्न मीडिया डेलिबरेटली जानबूझकर डिस्क्रेडिट कर रहा था। मेरा मानना ये है, जिसमें कि फ्रेंच सरकार, फ्रेंच का अपना मीडिया भी या पूरा शामिल था, और वो चाइनीज़ को क्रेडिट दे रहे थे और अपने ही चाइनीज़ का क्रेडिट क्या, अगर आप देखेंगे तो जो चाइनीज़ के इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस है वो तो पूरी दुनिया के सामने है, आपके सामने है और डॉक्यूमेंटेड है, कोई उसमें कंजेक्चर की बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जो है उसने फेक न्यूज़ इतनी फैलाई, तो अगर आपने सीरियस की स्टेटमेंट को भी देखा होगा जो उन्होंने अलग अलग जगह दिया है, उसमें बोला है कि 15% हमारा जो टाइम था वो फेक न्यूज़ को ही हैंडल करने में चलता रहा, भारत के लोग क्योंकि हमारे लोग भी वैसे हैं, टीवी चैनल्स हैं, सब कुछ है, सब उसमें टीआरपी बढ़ाने के लिए या मतलब आधे अधूरे जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको आगे ले जाने के लिए तैयार रहते हैं। और पाकिस्तान के एडवांटेज ये है कि पाकिस्तान में जो DGISPR है वो एक सेंट्रल एजेंसी है, वहाँ पे नेशनल नैरेटिव बिल्ड करने के लिए। हमारे यहाँ वो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करता। हमारे यहाँ आर्मी का भी है, नेवी का भी है, एयरफोर्स का भी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का भी है, हेडक्वार्टर IDS का भी है, नेशनल लेवल पे भी है। तो बिकॉज ऑफ, हालांकि कोऑर्डिनेशन बहुत किया गया था, बट फिर भी जब तक कोई इनपुट आती है, फिर PIB की फैक्ट चेक होती है, जब तक वो जाता है तो सोशल मीडिया में तो स्पीड वो रहती है ना। अगर आपने उस समय एडवांस में, मतलब आपको नैरेटिव का जो कहानी है ना उसको लीड करना है एज अगेंस्ट बिकमिंग रिएक्टिव। तो आई थिंक उसमें से एक लेसन तो ये है कि हमको अपना नेशनल नैरेटिव एडवांस करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स एंड प्लान्स बनाने होंगे, जिससे इस तरह की एक्टिविटीज़ में हमारा समय एंड एफर्ट ना जाए एंड फोर्सेस अपने मेन टास्क को फोकस कर सकें। उसके लिए हमें अपनी डिप्लोमेसी को भी शायद नए सिरे से उसको रीथिंक करना पड़ेगा कि अगर आप कह रहे हैं, मैं अगर मानूँ उस बात को कि वेस्टर्न मीडिया हमारे खिलाफ था या राफेल के अगेंस्ट था, तो इसका अर्थ है कहीं ना कहीं हम अपने पक्ष को उतनी तरह से उतने अच्छे से सामने नहीं रख पाए, क्योंकि आप देखेंगे केवल 2 देश हमारे साथ खड़े थे, इजराइल और अफ़गानिस्तान। इस पूरी लड़ाई में इन दोनों ने ही हमारा कह सकते हैं जैसे अनकंडीशनल सपोर्ट किया है, बाकी कोई साथ नहीं। लेकिन आशुतोष, मैं आपसे इस मामले पे असहमति व्यक्त करना चाहूँगा। आप मुझे एक कंट्री का नाम बताइए, चाइना और टर्की के अलावा, जिसने भारत का अपोजिशन किया हो। साथ खड़े रहने की ज़रूरत किसको पड़ती है? एक कमज़ोर व्यक्ति को पड़ती है। जो लता हो चढ़ती है ना, वो सहारे की डंडी की उसको तलाश होती है। भारत सक्षम है, उसको कोई ये सहारे की ज़रूरत नहीं कि आप आ जाओ, अपना हथियार दो, अम्युनिशन दो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा स्वयं कर सकते हैं। लेकिन इस टेररिज्म का जो कंडमनेशन हुआ, जो उस तरह सपोर्ट आया, दैट वाज एविडेंट द वर्ल्ड ओवर। एंड दूसरे, आपको इसमें समझना होगा कि ये राइट फ्रॉम बिगिनिंग ही लड़ाई, 7 को जब लड़ाई हुई तब तो हमने भी नहीं प्लान किया था कि ये 10 तक ख़त्म होगी या 10 को चलेगी। हम हर एस्केलेशन के लिए तैयार थे, लेकिन हर स्टेज पे अपना एक्शन करने के बाद में हम मैसेजिंग कर रहे थे पाकिस्तान को फॉर हिम टू बैक आउट। बट ही बैकड आउट ओनली जब उसको 10 मई को इतना बड़ा नुकसान हुआ कि जो उसको सह नहीं सका। तो अगर ये शुरू से होता कि भाई ठीक है, हम कन्वेंशनल लड़ाई में जा रहे हैं जो 10 दिन चलेगी, 20 दिन चलेगी, तब उस नेशनल्स की सपोर्ट होता। अदरवाइज आप बताइए फ्रैंकली, प्रोफेशनली, इन 2 कंट्रीज़ के अलावा कौन सा कंट्री है जो पाकिस्तान के साथ खड़ा है? देखिए, पाकिस्तान के साथ कोई, या किसने जो है टेररिज्म को कंडेम नहीं किया? पाकिस्तान के साथ कोई ना खड़ा हो, इसमें हमें इसको लेकर कोई राहत, ये हमारी राहत की बात नहीं है। प्रश्न ये है कि इतने बड़ी लड़ाई के बाद, मतलब इसके बाद सीज़ फायर हमारा कहीं और से हमें पता चलता है। उसके बाद ट्रंप लगातार कई दिनों तक बोलते हैं, और अब आप देख रहे हैं कि हमारा इतना बड़ा पार्लियामेंट्री पैनल वो कई सारे देशों में जाकर, ट्रंप जो है वो बोलते हैं, उस मुद्दे को तो हम कर चुके हैं, वो क्यों कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, और ये बहुत क्लियर कट है, डॉक्यूमेंटेड है कि वो रिक्वेस्ट पाकिस्तान से आई है और वो आई। मैं अपनी बात पूरी ये कर रहा था कि देखिए, हमारे 50 लोग टॉप लीडर्स वो इस समय पूरी दुनिया में घूम कर ये नैरेटिव बना रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं। तो मेरा अर्थ ये था कि अगर शायद हमने पहले ही अगर ये देश हमारे साथ होते तो हमें फिर से नहीं जाना पड़ता। आप जानते हैं कि ऑल पार्टी डेलीगेशन जा रहा है, वो अमेरिका से लेकर ओशियाना तक, एकदम डीप साउथ तक जा रहा है।
तो ये हम अपने नैरेटिव को, जो आपने कहा कि हम अपने नैरेटिव को दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं अगेन आपसे थोड़ा सा मेरा ओपिनियन इसमें डिफरेंट है। ये इसलिए नहीं किया गया कि हमारी बात को लोगों ने माना नहीं, या हमारे साथ लोग खड़े नहीं थे और हम उसको एड्रेस करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि हर कंट्री ने टेररिज्म को कंडम किया था, और इंडिया की अब क्षमता ऐसी है कि उसको कोई कन्वेंशनल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, और ये बेहतर पॉलिसी मेकिंग है, क्योंकि उन देशों में जाना ताकि कहीं पे अगर कोई नेगेटिव है, क्योंकि वो लोग, उनके पास तो फैक्ट्स बेस्ड इनपुट है नहीं, वो तो वही उनको फीड हो रहा है जो पाकिस्तानी मीडिया, चाइनीज़ मीडिया या वेस्टर्न इंटरेस्ट वाले कुछ वेस्टर्न मीडिया उनको फीड कर रहे हैं। कोई अनकनेक्टेड कंट्री है तो वो तो उसी के बेसिस पे अपना ओपिनियन फॉर्म किया होगा। आपने देखा होगा कोलंबिया ने पहले उसको पाकिस्तान की किलिंग में को कंडेमनेशन किया था, लेकिन जब ये गए शशि थरूर उनकी पार्टी, उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स डाले तो दे विड्यू दैट। तो ये होता है कि आप अपनी बात को जो फेक अगर इनपुट है तो उसको निगेट करते हैं, अपने स्ट्रेंथन रिलेशनशिप करते हैं। और स्पेशली ये जो कोई गवर्नमेंट का इनिशिएटिव नहीं था, इन द सेंस कि जो उसका फॉर्मेट था वो सारे पार्टीज़ के लोग थे। आप सोचिए कि मतलब किसी भी देश के लिए पूरे कंट्री का इस जैसे मुद्दे पर एक साथ आना, और ओवैसी जैसे बंदे का भी आप सोचो, उसने पाकिस्तान को, बाकी को किस तरह धोया था। यह एक अपने आप में बदलते हुए देश की तस्वीर है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये परसेप्शन की मतलब हमारी बात नहीं समझी गई, हमारे पास लोग खड़े नहीं थे इसलिए हम जा रहे हैं, ये टोटली गलत है। ठीक है, मैं इस नोट पर हम यहाँ इसको अंत करते हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जैसा कि आपने कहा, भारत ने जो आपका जो एम था वो अचीव किया, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जो और इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास नहीं है, हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारे डिफेंस लीडर्स, धीरे धीरे और हमें पता चल पाएगा कि आखिर उन 4 दिनों में वाकई हुआ क्या था, और आगामी मिलिट्री हिस्टोरियंस इससे इस लड़ाई से, 4 दिन की लड़ाई से नए सबक सीख सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेजर जनरल डॉक्टर अशोक कुमार, आपका हमारे साथ आने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू।